हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे केमिस्ट्री क्लास में, जो केमिस्ट्री माय ड्रीम चैनल के नाम से चल रहा है। मैं अर्जुन कुमार आपका स्वागत कर रहा हूं। और देखिए, चैप्टर 1 जो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी मैंने कुछ उसमें टर्म्स पढ़ाए थे, जहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह सब था। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने मेजर किया था मोलैरिटी में, मोलैलिटी में, मोल फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, पार्ट्स पर मिलियन में, है ना। और इसके बाद जो है हमने स्टोचियोमेट्री जो है शुरू किया था, जिसमें आपको हमने बताया था मेनी कैलकुलेशंस फॉर मास वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मैंने उसमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिया था, जो कॉपर और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में था, जिससे कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बना था। तो इसमें हमने रिएक्टेंट के अमाउंट से प्रोडक्ट का अमाउंट निकाला था, और प्रोडक्ट का अमाउंट अगर दिया हुआ है तो रिएक्टेंट का अमाउंट निकाला था। ठीक है, तो वो तो स्टोचियोमेट्री का हो गया। लेकिन वहाँ एक टर्म था जो मैंने आज भी लिखा हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट, उसको हमने आपको बताया था। हो सकता है कि प्रीवियस क्लास में आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाए होंगे उसमें। तो चूंकि लिमिटिंग रिएजेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए मैं फिर एक बार लिमिटिंग रिएजेंट बताऊंगा, और लिमिटिंग रिएजेंट पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करूंगा आपके लिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आज का होगा वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट में। तो देखिए, फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। मतलब द रिएक्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो जैसे मान लीजिए, वहाँ हमने कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया था, C+O2 CO2। तो यहाँ और भी कोई एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया N2 + 3H2, ये देता है 2NH3 यानी अमोनिया। अब इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना, मोल के हिसाब से बताइए कितना मोल है। 1 मोल है। ये कितना मोल है? 3 मोल है। और ये कितना मोल है? 2 मोल है। ठीक है, अमोनिया 2 मोल है, तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से कंप्लीटली कंबाइन करके 2 मोल्स अमोनिया देता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये मोल के रेस्पेक्ट में किस रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है? 1:3 के रेशियो में। तो मैंने लास्ट टाइम क्या बतलाया था कि अगर हम जो रेशियो दिया हुआ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का, अगर उससे हट करके कोई रेशियो हम लें तो उससे क्या होगा बताइए? एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होगा और दूसरा रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट बच जाएगा, वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। तो जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट की एक प्रॉपर्टी है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को डिसाइड करेगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, दैट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट पूरी तरह से रिएक्शन में यूज्ड अप हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर जो है 1:3 के रेशियो में ये है। अब अगर मान लीजिए हम लोग 2 मोल नाइट्रोजन ले लें, ठीक है, और 5 मोल हाइड्रोजन ले लें, ठीक है,
देखिए 2 मोल नाइट्रोजन और 5 मोल हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो बताइए इस दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो आप बिल्कुल ही आसानी से बता सकते हैं कि जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल्स हाइड्रोजन से कंप्लीटली कंबाइन कर सकता है, तो 2 मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन से कंप्लीटली कर लेगा? 6 मोल, है ना। देखिए 1:3 है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल नाइट्रोजन कंप्लीटली कंबाइन कर लेगा। लेकिन हम लोगों ने हाइड्रोजन का कितना मोल सेलेक्ट किया है? 5 मोल किया है। कहने का मतलब 6 मोल से कम है, तो ये तो 5 मोल हाइड्रोजन जो है आसानी से यूज हो जाएगा, है ना। तो अगर 5 मोल आसानी से यूज हो जाएगा हाइड्रोजन का अमाउंट, तो फिर नाइट्रोजन का अमाउंट बच जाएगा। अब कितना बचेगा वो तो हम निकाल लेंगे कैलकुलेशन से। तो पहले हम लोग यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लें। तो कहता है कि 2 मोल नाइट्रोजन जो है वो 6 मोल हाइड्रोजन से कंप्लीटली कंबाइन कर सकता है। लेकिन हमने हाइड्रोजन का कितना मोल अभी सिलेक्ट किया? बताइए, 5 मोल ही लिया, इसीलिए हाइड्रोजन ही कंप्लीटली जो है कंबाइन करेगा। तो यहां पर हम लोग एक लाइन लिख लें कि सिंस 2 moles nitrogen will completely combine with 6 moles of hydrogen, but we have only 5 moles hydrogen, therefore limiting reagent is hydrogen। देखिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के अमाउंट से अमोनिया का अमाउंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं कि सिंस 3 moles of H2 give 2 mole of ammonia, therefore बोलिए कितना मोल हमने लिया है? 5 मोल लिया है। 5 मोल ऑफ H2 gives 2/3 into 5, दैट इज बताइए 3.3 मोल ऑफ NH3। बताइए ये होगा कि नहीं होगा? तो हमको अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अगर अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो कंफर्टेबली हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, है कि नहीं। अगर मान लीजिए अमोनिया का अमाउंट ग्राम में पूछ रहा है ना, अमाउंट ऑफ अमोनिया इन ग्राम कितना हो जाएगा? 1 मोल अमोनिया इज इक्वल टू 17 ग्राम। अब आप कहेंगे कैसे 17 ग्राम होगा? तो देखिए नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 ग्राम। देयरफॉर 3.3 मोल ऑफ अमोनिया, ये कितना देगा? 17 इंटू 3.3 ग्राम। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा आपका 56.1 ग्राम होगा अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से हमको अमोनिया का ग्राम में अमाउंट निकल गया। मोल में पूछे या ग्राम में पूछे, आप आराम से जो है वो प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये अमाउंट किससे निकलेगा?
लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट से निकलेगा, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट है ना कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट पर एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही, इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट पर आपका प्रैक्टिस जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। कहीं से भी कोई कटौती कम से कम लिमिटिंग रिएजेंट पर आप नहीं करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू है उससे तो इम्पॉर्टेंट है ही, माने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जब हम कंपटीशन की बात करेंगे तो वहाँ भी लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है ना। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट पर क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास में आएगा वो होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जरा देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर पहले हम लिख दें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या करता है, द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज ले लेते हैं। आप सब लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या होता है C6H12O6 होता है या नहीं बताइए, ये काफ़ी फेमस फॉर्मूला है। इसके बाद जो है या कॉमन फॉर्मूला है, इसके बाद इसका एक्चुअल रेशियो क्या होगा, यहाँ लिखिए एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, ये होगा 6:12:6। तो ये एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स कहाँ से मिलेगा हमको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड से मिलेगा। लेकिन जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो बताइए एम्पिरिकल फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा, कहता है कि वो सिंपलेस्ट रेशियो से मिलेगा। तो ये तो एक्चुअल रेशियो हो गया, अगर इसको हम लिख दें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स तो बताइए ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1:2:1 होगा कि नहीं। अब इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ होगा नहीं, यही सिंपलेस्ट रेशियो होगा। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा बताइए, C एक ठो हो गया, H 2 हो गया और फिर O एक ठो हो गया। तो इस कौन सा क्या फॉर्मूला हो गया, CH2O। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6, लेकिन उसी ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH2O। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे मालूम होता है, ये तो मालूम हो गया आपको। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम से आता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो देता है वो एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स देता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ढेर एग्जाम्पल आपके पास में हो जाएगा। अब जैसे सपोज कीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, बोलिए ये बेंजीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन कितना होता है, आप जानते हैं C6H6 होता है। तो कोई अगर आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ दे, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, तो बताइए क्या होगा। अब ये जो है 6:6 के रेशियो में है, तो लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा। तो ये हो जाएगा 1:1 के रेशियो में, तो ये CH हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों एक ही जैसा होता है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, H2O होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे
कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या होगा, फिर से H2O ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेशियो है 2:1, यहाँ भी एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी ये रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए 2:1 होगा। आइदर इसको एक्चुअल रेशियो बोलिए या इसको सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स बोलिए, दोनों एक ही है यहाँ पर। तो इन सम केसेस बोथ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम फॉर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स क्या है और सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स क्या है। अगर दोनों ही रेशियो सेम होगा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस कंपाउंड के लिए सेम होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर। कहता है कि इस दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो किस तरह का रिलेशन है, वो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। कहने का मतलब अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको किसी तरह से मालूम हो जाए तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। अब कहता है कि भाई ये n है क्या, तो n इक्वल टू होता है यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब नेचुरल नंबर जो है आप ले लेंगे, है ना। जनरली n का वैल्यू किस में होता है, नेचुरल नंबर में होता है, लेकिन n का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए मैं आपको बतलाता हूँ। कहता है कि n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यानी मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। उसी तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे। दोनों को क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा, और n का वैल्यू एम्पिरिकल फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इसके लिए आप इसको इनक्लोज कर लीजिए इस फॉर्मूला को। और दूसरा जो आपका है, यहाँ देखिए n का वैल्यू जो आप निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसको भी आप इनक्लोज कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। लेकिन अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं कि भाई न्यूमेरिकल्स किस तरह का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर पूछता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। कहता है कि किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ रहेगा तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने के लिए पूछता है ना। तो यहां पर है डिटर्मिनेशन ऑफ empirical formula of a compound whose percentage composition is given, है ना। तो जिस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ हो तो उसके परसेंटेज कंपोजिशन से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सर्टेन स्टेप्स होते हैं। अब कौन सा स्टेप्स है, तो स्टेप्स रिक्वायर्ड आप दे दीजिए। भाई क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में कहता है कि आप
वो जो एलिमेंट उसमें है कंपाउंड में जो जो एलिमेंट होगा उसका सिंबल लिख लीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग सिंबल एंड नेम ऑफ एलिमेंट, है ना। तो या तो पहले नेम लिख लीजिए फिर सिंबल लिख लीजिए, या सिंबल लिखिए नेम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक कॉलम बन जाएगा सिंबल एंड नेम ऑफ एलिमेंट का। दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा परसेंटेज कंपोजिशन का। तीसरा कॉलम जो होगा वो हो जाएगा एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास का कॉलम हो जाएगा तीसरा, है ना। और चौथा कॉलम जो होगा एटॉमिक मास किसका, जो जो एलिमेंट्स है, जो जो एटम्स है उस कंपाउंड में उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। और चौथा जो होगा वो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास हो जाएगा, है ना। ये क्या देगा, ये देगा नंबर ऑफ मोल्स, दैट गिव्स नंबर ऑफ मोल्स देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स देगा, ठीक है। इसके बाद पांचवा कॉलम जो होगा वो कहता है कि इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ मोल होगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा उससे उसमें डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे डिवाइड ईच नंबर ऑफ मोल, ईच नंबर ऑफ मोल बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल, है ना। इसको डिवाइड कर देंगे टू गेट सिंपलेस्ट होल नंबर, है ना। टू गेट सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ मोल्स, उस नंबर ऑफ मोल्स का सिंपलेस्ट होल नंबर मालूम हो जाएगा। और जैसे ही सिंपलेस्ट होल नंबर मालूम हो गया देन यहां पर लिख लेना है देन फाइनली वी गेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। वहां पर हमको क्या मिल जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना हो तो आप जानते ही हैं कि मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उस मॉलिक्यूलर मास में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको n का वैल्यू मालूम हो जाएगा। और जैसे ही हमको स्मॉल n का वैल्यू मालूम हो गया हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। तो ये जो 5 स्टेप्स है ये काफ़ी इसेंशियल स्टेप्स है। ये आप 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इस पर होल्ड मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी में क्या है कि कभी कभी 5th स्टेप के बाद भी ये सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं आता है। तो अगर सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं आता है, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2.9 आ गया, तो अगर 2.9 आ गया तो इसको राउंड फिगर में हम लोग क्या कर देंगे, 3 कर सकते हैं, है ना। तो राउंडिंग ऑफ रूल जो हमने, है ना, आप पहले भी पढ़े होंगे, ऐसे इस चैप्टर में भी है सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ रूल। तो आप जानते हैं कि 5 से जो ज़्यादा होता है उसमें क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है। तो ये देखिए 0.9 है तो इसीलिए 1 जो है प्रीवियस डिजिट में हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कभी कभी आपको 1.5, 2.5 मतलब 0.5 जो है इस तरह से फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा, तो ऐसे केस में इसको राउंड नहीं कर सकते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सिंपलेस्ट, है ना, कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट कंप्लीट होल नंबर। तो देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 4 से भी तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट नंबर आ जाएगा, तो 4 से हम क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, 4 से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि यहाँ पर रूल दिया हुआ है
कि सिंपलेस्ट नंबर है ना या शॉर्टेस्ट नंबर से पहले जो है आपको देखना होगा। तो 2 से ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 और 2 में तो सिंपल नंबर क्या है, 2 है। 4 तो जो है वो तो 2 का मल्टीपल है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो शॉर्टर नंबर होगा जिसका फर्दर कोई मल्टीपल नहीं होगा, तो वो जो है ना, मतलब कोई फैक्टर नहीं होगा, तो उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये कभी कभी आता है, जनरली आपका जो है ये 5th पॉइंट में आते आते जो है आपका सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हम आपसे बनवाएंगे न्यूमेरिकल के फॉर्म में, लेकिन पहले हम थ्योरेटिकली आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, तब जाकर के हम लोग न्यूमेरिकल पर आएंगे। अब इसके बाद जो आपका है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये जो है आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें हम ऐसे इनक्लोज कर देते हैं जो हम शुरू करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कहता है कि ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, लिख लीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत इजी है, ये क्लास 9 में भी जो है बच्चे पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो होता है वो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन, है ना, ये आप बोल सकते हैं। तीसरा जो है ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो मैं पहले सब लिख देता हूँ आपके लिए, मल्टीपल प्रोपोर्शन। और चौथा जो है ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और पांचवा जो है ये है आपका गैलुसक्स, गैलुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। देखिए ये कहता है कि पांचवा जो रूल है वो गैसियस रिएक्शन के लिए, ये सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं है, किसके लिए होगा, गैसियस रिएक्शन के लिए होगा। तो ये जो 5 आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसमें रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है कहता है कि ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। बहुत पहले ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है सिलेबस में था, लेकिन जो है अब क्लास 11 के सिलेबस से रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हट चुका है। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का दे देंगे नॉलेज के लिए। हो सकता है एग्जामिनेशन में ना पूछे, लेकिन कभी भी अगर ये मान लीजिए फिर से ये पोर्शन आ गया सिलेबस में तो आप कैसे पढ़ेंगे, इसीलिए हम रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी थोड़ा सा आपको बता देंगे। तो ये देखिए ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, ये सबसे पहले लेबोइजियर ने दिया था। और लेबोइजियर जो है आपको मालूम होगा कि ये जो है ऑक्सीजन गैस के डिस्कवरर से रिलेटेड है ना। ऐसे प्रिस्टले ने भी किया था, लेकिन क्रेडिट गोज टू लेबोइजियर। उसी तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है ये प्राउस्ट ने दिया था, प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है ये डाल्टन ने दिया है, जॉन डाल्टन का नाम काफ़ी सुने होंगे आप, तो ये डाल्टन ने दिया हुआ है। ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है ये रीचर नाम का साइंटिस्ट ने दिया हुआ है ना। और गैलुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम तो यहाँ दिया ही हुआ है, नेम ही दिया हुआ है, ये है क्या है, गैलुसक, गैलुसक। इन्होंने लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए वो दिया हुआ है, ठीक है।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, हम एक एक लॉ सबको जो है आपको 1 बाय 1 करके बता देंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, कहता है कि कोई भी जनरल रिएक्शन आप कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए A+B जो है वो C+D देता है ना, ये रिएक्टेंट है A+B, C+D प्रोडक्ट है। तो कहता है कि इसका आप मास m1 ले लीजिए, इसका मास m2 ले लीजिए, C का m3 ले लीजिए और D का m4 ले लीजिए। तो कहता है कि अगर if m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3 प्लस m4, कहने का मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, we can say the law of conservation of mass is justified, है ना। कहने का मतलब ये जस्टिफाइड हो जाता है ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसको बतलाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से सेटिस्फाइड होता है ना। अगर मान लीजिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, दैट मीन्स द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद जो है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जैसे देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो दुनिया में कंपाउंड्स की संख्या कितनी है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि वी हैव लैक्स ऑफ कंपाउंड्स इन नेचर, है ना। बहुत कंपाउंड है, लाखों कंपाउंड है, उसमें से किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन को आप कंसीडर कीजिए। आप जानते हैं कि ये कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर फिक्स्ड रेशियो। तो कोई भी कंपाउंड आप कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए हम लोग ये कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं, H2O ले लीजिए, बहुत सिंपल कंपाउंड है। H2SO4 ले लीजिए, अभी अभी हमने ग्लूकोज लिखा है, फिर से आप एक बार ग्लूकोज लिख लीजिए। कोई भी कंपाउंड हम लोग जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो कहता है कि व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स दे मस्ट बी इन डिफिनिट प्रोपोर्शन। मतलब उसका जो रेशियो होना चाहिए वो बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है, एटॉमिक रेशियो कितना है, 2:1। यहाँ पर देखिए क्या है, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 2:1:4 के रेशियो में। यहाँ पर देखिए ये है 6:12:6, है ना, ये रेशियो। और अगर इससे भी सिंपल आप ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1:2:1 के रेशियो में ये फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर इस रेशियो में कहता है कि H2O कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स, बहुत सोर्स है वाटर बनने का। ऐसे भी आप जानते हैं, चाहे आप वेल वाटर ले लीजिए, रिवर वाटर ले लीजिए, पॉन्ड वाटर ले लीजिए, टैप वाटर ले लीजिए, कोई भी वाटर लेंगे अगर वो प्योर है, आप जानते हैं कि ये कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है।
वो इम्प्योर होता ही नहीं है, वो प्योर होता है। तो प्योर का मतलब ही होता है कि उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो फिक्स्ड रेशियो में होंगे। तो H2O के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम मास रेशियो की बात करते हैं, ये हो जाता है एटॉमिक रेशियो। ठीक है, अगर हम मास रेशियो की बात करते हैं तो 2:16 होगा, दैट इज 1:8 होगा। इसको हम लोग बोलेंगे मास रेशियो। कहने का मतलब आइदर एटॉमिक रेशियो फिक्स्ड हो या फिर मास रेशियो, दोनों में से कुछ भी हो फिक्स होना चाहिए, तब वो क्या होगा, कंपाउंड जो होगा वो प्योर होगा। तो जब भी कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑलरेडी प्योर कंपाउंड होता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या मेनली डील करता है, तो दिस मेनली डील्स विथ द प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स रिमेन्स फिक्स्ड, मतलब डिफिनिट प्रोपोर्शन में वो उसमें कंपाउंड में वो इन्वॉल्व होगा, है ना। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो अगर उसका कोई स्टेटमेंट आपसे पूछे तो आप सिंपल स्टेटमेंट दे दीजिए, ए कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स इन देयर फिक्स्ड रेशियो। मतलब किसी भी कंपाउंड के बनने में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स का रेशियो क्या होगा, ऑलवेज फिक्स्ड होगा, चाहे कंपाउंड किसी भी सोर्स से क्यों ना मिला हो। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तीसरा जो है हमारा वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इसके लिए कहता है कि कोई दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए और ऐसा सेलेक्ट कीजिए कि उससे कम एक से अधिक कंपाउंड बनना चाहिए। मतलब कम से कम दो कंपाउंड बने, अधिक से अधिक कितना भी बन सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, तो कार्बन ऑक्सीजन से दो कंपाउंड क्या क्या बन सकता है, एक CO2 बन सकता है और एक CO बन सकता है। अगर कंप्लीट कंबशन करेंगे तो CO2 बनेगा, और अगर कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो आप पहले से जानते हैं। तो दोनों कंपाउंड में आप मास रेशियो देख लीजिए क्या है, ये हो जाएगा 12:32, है ना। और इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा, 12:16 होगा कि नहीं। तो अब कहता है कि इस दोनों में से, मतलब दोनों कौन, कार्बन और ऑक्सीजन में से किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स्ड कर दीजिए। तो अगर हम कार्बन के मास को फिक्स कर देते हैं तो देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ठीक है। हम 12 को फिक्स कर देते हैं, तो बताइए डिफरेंट मासेस का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, रेशियो ऑफ डिफरेंट masses of oxygen that combine with a fixed mass of carbon is equal to, तो बताइए क्या हो जाएगा, 32:16 यानी 2:1 हो जाएगा। और ये 2:1 क्या हुआ, सिंपल होल नंबर हो जाता है। क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यही लाना रहता है। तो आइदर आप कार्बन के मास को फिक्स कर सकते हैं या फिर ऑक्सीजन के मास को भी फिक्स करके आप डिफरेंट मासेस ऑफ कार्बन लेंगे, तब भी ये रेशियो 2:1 में ही होगा और वो जो है सिंपल होल नंबर होगा। यहाँ कहीं कोई आपको कंफ्यूजन में रहने की बात है ही नहीं, है ना। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब चौथा जो आपका है, जो हमने आपको बताया,
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है जो आपके सिलेबस में है नहीं। तो जब भी आप कभी बोलेंगे कि भाई लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी बता दीजिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा, बाद में बता दूंगा। अभी जो है आप जो सिलेबस में है वो पहले जान लीजिए। गैलुसक्स लॉ ऑफ क्या है, कंबाइनिंग वॉल्यूम, कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस है, गैसेस लिख दीजिए, ठीक है। तो बताइए ये गैसियस रिएक्शन के लिए है, तो कोई भी गैसियस रिएक्शन आप कंसीडर कीजिए। अभी अभी हमने एक गैसियस रिएक्शन कंसीडर किया था, फिर से उसको ले लीजिए। ऐसे आपके पास में गैसियस रिएक्शन की कमी नहीं है, बहुत हो सकता है ये हो गया, जैसे मान लीजिए H2 प्लस Cl2, ये 2HCl हो जाएगा, है ना। ये सब गैसियस रिएक्शन है। यहाँ ये भी गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में है, यहाँ ये अमोनिया भी गैस होगा, फिर ये सब के सब गैसियस फॉर्म में है ना। तो ये जो आपका गैलुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है वो किसके लिए है, दैट इज अप्लीकेबल टू गैसियस रिएक्शंस ओनली। तो कहता है ये बतलाता क्या है भाई, तो ये जो है इसका जो वॉल्यूम रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर में होगा। अब वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, तो देखिए ये बैलेंसिंग फैक्टर जो नंबर ऑफ मोल्स बतलाता है, एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। तो देखिए ये 1 वॉल्यूम हो गया, ये 3 वॉल्यूम हो गया, ये 2 वॉल्यूम हो गया। तो इसका वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिए, वॉल्यूम रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 1:3:2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए ये 1 वॉल्यूम हो जाएगा, ये 1 वॉल्यूम क्लोरीन हो जाएगा, ये 2 वॉल्यूम जो है आपका HCl हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम रेशियो जो होगा वो क्या होगा बताइए, 1:1:2 होगा। और ये दोनों जो है ये क्या हो जाएगा, सिंपल होल नंबर होगा। क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। यही हम लोगों को लाना है। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, कहता है कि इन ए गैसियस रिएक्शन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इस तरह से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की जो बात है, जो हमने अभी छोड़ दिया है टाइम के अभाव में, तो मैं नेक्स्ट क्लास में होगा तो 2 मिनट में आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन वो जो है आउट ऑफ सिलेबस है, वो एग्जाम में पूछने का नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पर हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो आज का टॉपिक हम इससे पूरा कर देते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक जो बच जाता है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ रूल, जो काफ़ी ईजी होता है, इसीलिए उसको हम लास्ट में पढ़ा करके कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।